ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी का जीवन और उपदेश। कल हमने देखा कि किस तरह से महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया स्टैंड्स ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये सिविलाइजेशन और कल्चर का जो चौराहा है उसके ऊपर में भारत खड़ा है। और किस तरह से पूर्व में से हो न कि पश्चिम में से हो, जो भी शुभ प्रभाव है हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय जीवन में, अपने धार्मिक जीवन में ग्रहण किए हैं। किंतु साथ में ही हमने ये बात का ख्याल रखा है कि हमारे उपनिषदों की जो पूरी मर्यादा है, उपनिषदों का जो कोर टीचिंग है, उसको हम कभी ना भूलें। उपनिषदों का टीचिंग, हमारी संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो है महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरह से हमारी खुद की, हमारे भीतर में अंतर्निहित चेतना की, हमारे भीतर में अंतर्निहित जीवात्मा की, विश्व ब्रह्मांड के रचयिता कहो न कि विश्व ब्रह्मांड के पीछे छुपी हुई जो रियल सत्ता है वो है ब्रह्मन। उसके साथ में तादाम्य ये स्थापित जो करता है वो है महावाक्य, और यही महावाक्य उपनिषदों का सार संदेश है। तो ये सार संदेश को साथ में रख करके फिर ठाकुर जैसे कहते हैं कि आप वो बूढ़ी खेलते गेले खूंटी के धरे तार पर जा इच्छा करो। इसका ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता। मैंने एक खेल है वो बंगाल में खेला जाता है, उसमें वो एक वो किसी चीज को पकड़ लेना होता है सबसे पहले, और फिर उसको पकड़ने के बाद में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कौन सा खेल, किंतु ये ठाकुर कहते हैं। तो वैसे ही जैसे कि साधु का एक उदाहरण दिया है। दो साधु एक शहर में जाते हैं, और एक साधु क्या करता है, पहले ही वो गांव से शायद गए होंगे वन में से, तो शहर की वो शोभा है, शहर की ये जो भव्य उसका जो आर्किटेक्चर है, ये सब देख करके मोहित होकर के गली गली में घूम रहा है। और वो फिर अभी रात हो गई, तो अभी कहाँ वो जाएगा, रात को तो कोई किसी को लेगा नहीं धर्मशाला वगैरह में। देखा दूसरा साधु है तो बोला कि अरे भाई, तुम भी तो इस तरह से घूम रहे हो, तुम्हारा तुमको रहने की जगह मिली क्या, कि तुमको अभी सड़क पे ही सोना होगा मेरी तरह। तो वो बोला कि जी नहीं, पहले तो मैं आकर के बाशा पकड़ लिया। वो माने अर्थात कि पहले तो रहने के लिए एक धर्मशाला का जुगाड़ कर लिया, वहां पे बिस्तरा पोटला रख करके फिर बाद में मैं शहर देखता घूमता हूँ। तो ये अपना एक महत्व, अपना एक गरिमा, अपना एक ऐतिह्य, पुरखों का एक ये इनहेरिटेंस अपने पास में है, उसको बजाय रखना है। और फिर जितना भी ग्रहण करना है नहीं करना है वो फिर आप सोच सकते हैं। देखिए, हम लोग भारत में कभी कभी ये इज़राइल है, या तो फिर जर्मनी है, या फिर ये जापान है, या तो इवन चीन है, फ्रांस है, ये सब देशों के उदाहरण देते हैं। उन्होंने ये अंग्रेजी संस्कृति वैसे आंख बंद करके नहीं अपनाई, फिर भी वे लोग कितने मॉडर्नाइज है। ताइवान में जाएंगे, ताइवान में जो माइक्रो प्रोसेसर बनता है, कंप्यूटर की जो चिप बनती है, वो चिप पूरे विश्व के सभी कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल होता है। 70-80% चिप प्रोडक्शन हो सकता है शायद ताइवान में, टीएसएमसी वो करता होगा। अमेरिका में भी जो चिप यूज होती है वो ताइवान में बनती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि बेस्ट टैलेंट है। अभी अमेरिका प्रयत्न कर रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में फिर से आए, किंतु उस चीज़ के लिए जो मनी पावर इन्वेस्ट करना होगा, जो मेन पावर चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे। स्टीव जॉब्स को एक बार वहाँ के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ना कि किसी ने बोला था कि तुम लोग ये मिलियंस ऑफ आईफोन चाइना में बनाते हो, तो उसका हमारा जॉब जो है, हमारी नौकरियां
हमारे लड़कों को नहीं मिलने की बजाय चीन में चली जाती है। तो तुम आईफ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करो, तो अमेरिकन प्रोडक्ट है, चीन में क्यों मैन्युफैक्चरिंग करते हो? चीन में क्यों इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई है? वहाँ पे 30-30 लाख, 40-40 लाख लोगों को जॉब मिलती है आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और अमेरिकन लोगों को जॉब नहीं मिलती। ये तुम ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हो? तो स्टीव जॉब्स कहता है कि यदि आप अमेरिका में मेरे लिए प्रति एवरी ईयर 10-15 हज़ार कंप्यूटर इंजीनियर या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रोड्यूस कीजिए, तो मैं यहाँ पे आईफ़ोन प्रोड्यूस करूँगा। अर्थात कि चाइना की जो पॉपुलेशन है और उसकी पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इतने सारे इंजीनियर वे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि आईफ़ोन बनाने के लिए उनको चाहिए, जो कि अमेरिका में पॉसिबल नहीं है। तो आज के जगत में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाता है? जहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये आईफ़ोन अमेरिका की प्रोडक्ट है तो अमेरिका में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करो। अभी तो पता होगा कि आईफ़ोन अभी इंडिया में भी धीरे-धीरे मैन्युफैक्चर होने लगा है। तो ग्लोबलाइजेशन के इस युग में सभी लोग, जितने भी पूंजीपति है, जितने भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये लोग सोचते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता लेबर मिलता है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, कहाँ पे आपका गवर्नमेंट पॉलिसी हेल्पफुल है कि वहाँ पे जाके हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये ताइवान है या तो फिर ये जापान है, ये कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो ले लिया है। चाइना है, इवन चाइना में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, किंतु अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा, जो कि भारत में परिस्थिति गुलाम जब हम थे तब आ गई थी। वो प्रोड्यूस करने की तो बात अलग ही रह गई, ऊपर से हमने अपने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा दिया, सोचने लगे कि अरे भैया, हम लोग ये मैनचेस्टर की मिल की तरह हम कपड़े नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसका अर्थ है कि हमारा हिंदू धर्म ही गलत है। तो इस तरह से एक विचित्र विचार अपने कुछ-कुछ युवाओं के मन में चला गया और उन्होंने इस तरह से भद्दा आचरण करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों की कॉपी इस तरह से मारने लगे कि वो अंग्रेजों को भी वो पीछे छोड़ दे व्यभिचार करने में। इसीलिए ये नरेन वगैरह लड़के जब ठाकुर के पास में आए, तो इन लोगों में ये एक डिफरेंस था कि हाँ, संदेह उत्पन्न हो गया था भारतीय संस्कृति के ऊपर में, किंतु साथ-साथ में ही ये मुमुक्षुत्व उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। भीतर से जानना चाहते थे कि इस जगत का सही रहस्य क्या है? भारतीय संस्कृति एक्चुअली क्या है? नहीं कि ये कुछ गाँव में फैली हुई कुछ कुप्रथाएँ, कुछ व्यभिचार, ना कि कुछ कुसंस्कार जो कि धर्म के नाम पे चलते हैं, वो तो सिर्फ़ एक ड्रॉस है ऊपर में। वो पानी के ऊपर में थोड़ा-सा ये कचरा जम जाता है, तो थोड़ा-सा उसको हटाएँगे, तो एकदम निर्मल स्वच्छ जल आपको सतह के नीचे देखने को मिलेगा। तो वैसे ही ऊपर से थोड़ा-सा कचरा जम गया है, उसको हटाएँगे, वैसे ही ये अमृतमयी गंगा जो हिमालय से बहती आ रही है, उसका दर्शन होगा, उसका हम अमृतमय पानी पान कर पाएँगे। तो उस इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये सिल्क रूट है या तो स्पाइस रूट है, उसके चौराहे पे भारत खड़ा था, अपनी संस्कृति को अकबंध रख करके, अपनी संस्कृति को एज इट इज रख करके दूसरे देशों की अर्थात पूर्व की या पश्चिम के जितने भी अच्छे अंश है उसने ग्रहण किए हैं। आत्मसंस्थ था किया, आत्मसंस्थ होकर के ये शब्द प्रयोग किया है। आत्मसंस्थ अर्थात कि अपने ही भाव में स्थित होकर के। अभी महाराज आगे कहते हैं, বর্তমান যুগে আমাদের নারী সমাজকে পাশ্চাত্যের নারী সমাজের আদর্শ দ্বারা কিছু সতেজ করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। वर्तमान युग में हमारे नारी समाज को पाश्चात्य के नारी समाज के आदर्श से कुछ सतेज हो जाने की जरूरत है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्या है? তেমনি আবার পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচিতে হইলে আমাদের মাতৃভূমির খানিক মাতৃভক্তির খানিকটা অবশ্যই গ্রহণ করিয়া করিতে হইবে। वैसे ही जिस तरह से भारत को आवश्यकता है कि पाश्चात्य नारियों के कुछ अच्छे गुण भारत के नारी समाज ग्रहण करे, वैसे ही पाश्चात्य के नारी समाज को ये आवश्यक है कि भारत की मातृभक्ति जो है उसका थोड़ा सा अंश अवश्य ग्रहण करना होगा।
हम यहाँ पे स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में उनकी पूजा भी करते हैं, जगदम्बा के रूप में, शक्ति के रूप में उनकी आराधना भी करते हैं, जबकि विदेश में उनको भोग्य वस्तु के रूप में देखा जाता है। जबकि एक बात है कि विदेश में स्त्रियों को जो फ्रीडम है, वो शायद भारत की जो रूढ़िचुस्त जो सामाजिक परिस्थिति है, उसमें इतना नहीं है। देखिए, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था, उसके लिए मैंने रिसर्च किया, तो मेरी मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो स्त्रियों का है, वो मुश्किल से 19-20% है। जबकि जो कंजर्वेटिव कंट्री है, सऊदी अरेबिया वगैरह भी, वहाँ पे भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया से ज़्यादा है स्त्रियों का। चाइना वगैरह में तो 50% क्रॉस हो जाता है। यानी कि जो टोटल लोग जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या तो जॉब करते हैं, उसमें इंडिया में सिर्फ 20% ही स्त्रियां होती है। जबकि डेवलप कंट्रीज में स्त्रियों का परसेंटेज इन दी टोटल लेबर फोर्स, यानी कि काम करने वाले सभी लोगों में, वो 40% से लेकर के 50% होता है। तो भारत में ये वर्ल्ड बैंक वगैरह लोगों ने कुछ एस्टिमेट निकाला है कि यदि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्त्रियों का बढ़े, तो क्या होगा कि इंडिया का जीडीपी में ऑलमोस्ट 5 to 6% से लेकर के 10% तक वो बढ़ावा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। डिपेंड, कैलकुलेशन वेरीज, चेंज होते हैं, अलग अलग जो लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज मैं भी भूल गया हूँ, किंतु ये समथिंग लाइक दिस है। तो देखिए कि जहाँ पे कंजर्वेटिव कंट्रीज भी है, वहाँ पे भी स्त्रियों का पार्टिसिपेशन जो टोटल काम कार्य करने वाले लोग हैं, वो 30-40% होता है। वो डेवलप कंट्रीज में तो और भी ज़्यादा होता है, 50% तक हो जाता है, किंतु भारत में ये परसेंटेज इज़ बिलो 20। तो जितने भी लोग कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें स्त्रियों की संख्या 20% से भी कम है अभी। ये तो वो देखिए कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसमें नहीं गिनते हैं, इसलिए स्त्रियों की संख्या इसमें कम दिखती है। यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसमें ले लिया जाए, तो स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे। तो जो भी है, ये आर्ग्यूमेंट उसकी जगह पे है, किंतु जो बेयर फैक्ट है, जो कि हम लोग सभी लोग देखते हैं अपनी नज़र के सामने, बहुत कम स्त्रियां हैं कि जो कि अपने फैमिली को छोड़ करके, स्पेशली आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में फैमिली को छोड़ करके डे डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन जॉब करेगी या बिजनेस करेगी। ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है भारत में। बड़े बड़े महानगर में होगी, गांव में ज़्यादातर नहीं होती। गांव में स्त्रियां काम करती है, किंतु वो क्या होता है कि कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं होता, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जैसे घर में ही वो बांस के वो बर्तन वगैरह बनाना, या फिर वो जो भी है, वो स्त्रियां जो करती है, खेत में काम करती है, किंतु वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। तो जब स्त्रियां घर के बाहर निकलती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो क्या होता है कि उनके पास में एक फ्रीडम आता है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है, जिसके से वो एक उनके भीतर में कॉन्फिडेंस भी आता है। वरना यदि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, तो क्या होगा कि कोई भी उनको कुछ भी बोल जाएगा उनके ससुराल में। यदि एब्यूज़ भी होता है, यदि उनके प्रति अत्याचार भी होता है, तो वे बेचारी कुछ मुंह खोल करके बोल नहीं पाती। तो ये जॉइंट फैमिली के बारे में, उसकी अच्छे गुणों के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला भी है, मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। इस बार का जो एडिटोरियल है, उसमें मैंने लिखा है, रामकृष्ण जोत के एडिटोरियल में, कि किस तरह से जॉइंट फैमिली बच्चों को नरिश करता है इमोशनली। और ये इमोशनल स्ट्रेंथ, जिसको कि इमोशनल कोशंट, या तो फिर ये जिसको कि आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंट कोशंट, ये कितना लड़का बुद्धिशाली है, तो वैसे ही आजकल इमोशनल कोशंट मेजर होता है। इसका अर्थ है कि ये उसकी लागणी है, उसकी फीलिंग से, उसकी इमोशन से वो कितनी स्टेबल है, कितनी मैच्योर है। कोई कोई लड़के देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, माताजी और पिताजी के साथ में झगड़ना शुरू कर देते हैं, या तो फिर वो कुछ भी वो उल्टा पुल्टा वो
तूफान मस्ती करेंगे। और कुछ लड़के होते हैं बड़े ही मैच्योर में, छोटी उम्र से ही उन लोगों में एक विजडम होता है, एक डेप्थ होती है, एक मैच्योरिटी होती है। वो माँ को भी हेल्प करेंगे, पढ़ाई लिखाई में भी वो लोग फटाफट करके वो आगे चले जाएंगे। उनको जो भी काम दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, स्कूल के जो प्रोजेक्ट होंगे वो भी बड़े सिंसियरली एकनिष्ठ होकर के वे लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सक्सेस इन स्टडीज एंड कैरियर, स्कूल में और बाद में बिजनेस में या तो जॉब में, ये जो सक्सेस आती है उसका फाउंडेशन है ये इमोशनल क्वोशंट, या तो फिर ये अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी या तो इमोशनल मैच्योरिटी। ये इमोशनल मैच्योरिटी कहाँ से आती है? तो ये आती है जॉइंट फैमिली में से। जॉइंट फैमिली में जो बच्चे बड़े होते हैं उनको सभी का प्रेम प्राप्त होता है। का चाचा चाची, मामा मामी, फोई फूफा, जितने भी अपने रिलेटिव्स होते हैं, पिताजी माताजी, नाना नानी, दादा दादी, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, सबका वो लाडला बच्चा वो प्रेम पा करके उसका हृदय, उसका मन स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग मन से वो ज़्यादा पढ़ाई कर पाता है। मेरा खुद का ये बड़ा ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। किंतु यही जॉइंट फैमिली में ये साइलेंट एब्यूज़ चलते रहते हैं, वो स्त्रियों के ऊपर में ख़ास करके, जो कि उनको उनका कोई वॉइस नहीं रहता, उनका एक एक ओपिनियन वो नहीं रहता कभी-कभी। तो ये एब्यूज़ जो है उससे बचने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बड़ा ही आवश्यक है। यदि आप स्त्रियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो वे लोग अपना वॉइस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी। वो सब समय उनको दबा करके रखा जाता है जॉइंट फैमिली में। सभी जगह पे नहीं, किंतु ऐसा देखने में आता है। तो ये स्त्रियों को जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो सिर्फ रिलीजियस, हम लोग ये कहेंगे कि हाँ ये मातृ स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, तो उनको उनको हमको आदर देना है, उनकी पूजा करनी है, उनको सम्मान देना है, वो एक चीज़ है। किंतु जब एक्चुअली डे टू डे सोशल लाइफ में हम आकर के देखते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ या तो फिर किसी भी इवन न्यूक्लियर फैमिली भी कहो आजकल, वो हस्बैंड वाइफ और 1-2 बच्चे अकेले रहते हैं बड़े-बड़े महानगरों में, न्यूक्लियर फैमिली ना कि जॉइंट फैमिली। यदि स्त्रियों के पास में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहता, यदि वो अपने से घर के बाहर जाकर के शॉपिंग वगैरह नहीं कर पाती, यदि वो व्हीकल ड्राइविंग करना नहीं जानती है, तब क्या होगा कि वे लोग सब समय एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो अनुभव करेगी। वो सब समय उनको लगेगा कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरे कंसर्न को कोई एड्रेस नहीं करता, मेरे जो दुख कष्ट है, सबका तो दुख कष्ट लोग आकर के मुझे बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलता है, ये नाना नानी भी बोलेंगे, माताजी पिताजी भी बोलेंगे, मैं अपनी बात किसको करने को जाऊं। तो ऐसा एक अकेलापन भी उनको लगता है। तो ये जो सोशल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो विदेश में है, वो यहाँ पे उसका एक अंश हमारी स्त्रियों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और विदेश में स्त्रियों के प्रति जो दूसरी टाइप के जो अत्याचार होते हैं वो तो जगविदित है। वहाँ पे स्त्रियों को मातृ स्वरूपिणी या तो शक्ति स्वरूपिणी गिन करके उनको सम्मान देना, उनको पूज्य स्थान देना, ये भारतीय संस्कृति परंपरा में से उनको ग्रहण करने की जरूरत है। ये कन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, ये है क्रॉसरोड्स के ऊपर में खड़ा हुआ भारत। सब जगह से जितने भी अच्छे विचार आता है ग्रहण करना है। साथ साथ में ही स्वामी जी जिस तरह से कहते हैं कि एक सीजर, ये वो एलेक्जेंडर था कि जिसने वो अपनी सेना को लेकर के भारत पे युद्ध चढ़ाई करने के लिए आया, बाद में ये मुसलमान आक्रमण भी हुए, बाद में ये स्टीम बोट में सवार होकर के अंग्रेज भी आए। तो ये जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो विदेशी महासत्ताओं ने स्थापित किए भारत पर आक्रमण करने के लिए, उसी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म उन देशों में गया है। और उन देशों में जाकर के साइलेंटली दे इट हैज वर्कड लाइक अ ड्यू फॉलिंग जेंटली, लाइक ए मॉर्निंग ड्यू फॉलिंग जेंटली ऑन द रोज। सुबह की जो ओस गुलाब के फूल के ऊपर में शांत रूप से, नीरव रूप से गिरती है और गुलाब को भीतर से पोषित करती है, गुलाब को पोषण देती है। ये कोई भी ये गार्डनर होगा वो कहेगा कि सुबह का जो ओस है गुलाब के लिए कितना फायदेमंद है। तो
भारत के विचार, उन लोगों के विचार आए युद्ध क्षेत्र के थ्रू, उन लोगों के विचार आए ये ब्लड एंड वॉर एंड इस सब के थ्रू, जोर जबरदस्ती हमारे पे लादे गए। किंतु हमारे विचार वहाँ पे गए बिल्कुल नीरवता से, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और इस तरह से विदेशी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है कि वे खुद इसका असर नहीं समझ पाते। स्वामी जी वहाँ पे थे कैलिफोर्निया में, उस समय के रेमिनिसेंस एक उनकी एक डिसाइपल ने लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली में एलिस हेंसब्रो का ही ये रेमिनिसेंस है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। एलिस हेंसब्रो क्या कहती है कि वो जब भी स्वामी जी के क्लासेस होते थे, तब मैं देखती थी कि ये न्यू थॉट या तो फिर ये नए नए ये अमेरिका में तो नए नए ट्रेंड्स चलते रहते हैं ना आइडियाज़ के, तो उस समय न्यू थॉट या तो फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म ये सब बहुत एक चलता था, एक होम ऑफ ट्रूथ एक चलता था, नए नए आइडियाज़ लेने उसका प्रचार करने वाले। तो ऐसे न्यू थॉट के कुछ प्रतिनिधि स्वामी जी के जितने भी क्लास हो, आकर के सबसे पहले आकर के फर्स्ट लाइन में बैठ जाते थे, और फर्स्ट लाइन में बैठने के बाद में स्वामी जी जो कुछ भी बोलते थे एज इट इज नोट डाउन कर देते थे। और फिर एली वो कहती है, जिसने ये रेमिनिसेंस लिखा है, कि स्वामी जी के जाने के बाद में ये पूरे कैलिफोर्निया राज्य में जितने भी नए विचारों का प्रकाश हुआ, जितने भी नए विचारों का रेवोल्यूशन आया आइडियाज के लेवल पे, उन सबके भीतर में स्वामी जी के सीड्स अंतर्निहित थे। किंतु ये लोग कोई बोलेंगे नहीं कि हमने वो विवेकानंद के पास से ये सब लिया है, वो चोरी कर लिए हैं आइडियाज और हमने उन्होंने अपने नाम से चला दिए। जबकि भारत में ऐसा उल्टा होता है, यदि कोई एक ग्रंथ की रचना भी करेगा तो ऐसा नहीं लिख अपना नाम नहीं लिखेगा, वो कहेगा कि वो शंकराचार्य के नाम से चलाएगा कि शंकराचार्य ने ये लिखा है, शंकराचार्य ने वो लिखा है, शंकराचार्य ने वो लिखा है। अभी हजारों साल के बाद में एटलीस्ट हम लोगों को लगेगा, अरे एक शंकराचार्य ने इतने सारे ग्रंथ कैसे लिख दिए, तो पता चलेगा कि अरे शंकराचार्य तो एक पोस्ट है, एक पदवी है, एक पीठ है। वो पीठ के ऊपर में जो आसित, जो पीठाधीश जो है, उसने ये किताब लिखी है, ग्रंथ की रचना की है, प्रकरण ग्रंथ की, और शंकराचार्य के नाम से, वो पीठ के नाम से वो चला दी है। उसने अपना नाम कहीं प्रकट नहीं किया है, वो हम लोगों ने हमेशा अपना नाम छुपा के रखा है। व्यास है, वशिष्ठ है, शंकराचार्य है, ये सब किसी व्यक्ति के नाम मात्र नहीं है। एक आदि व्यास होंगे, एक आदि शंकराचार्य होंगे, एक आदि वशिष्ठ होंगे ओरिजिनल, किंतु इसके बाद में वशिष्ठ पोजीशन धारण करने वाले, वशिष्ठ पदवी धारण करने वाले बहुत ही ऋषि मुनि हो गए, कि जिन्होंने जो ग्रंथ की रचना की वो वशिष्ठ नाम से ही की। तो ऐसा लगेगा कि एक ही वशिष्ठ मुनि थे जिसने उन सब की रचना की, एक ही शंकराचार्य है जिन्होंने ये सब प्रकरण ग्रंथों की रचना की। तो हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि यदि हम अपना कोई नया आइडिया हो, तो हम किसी बड़े व्यक्ति हमारे आगे में गए उनके नाम से ये आइडिया चला देंगे। और विदेश में उल्टा होता है कि अपना खुद का कुछ नहीं है, दूसरे का है, चोरी किया है आइडिया, और अपने नाम से चलाएंगे। अभी ये प्रॉब्लम आज सिर्फ विदेश में नहीं है, भारत में भी चलने लगा है, किंतु ये पुराने समय की, उस समय की बात थी। तो महाराज जी लिखते हैं कि जिस तरह से हमको उनके पास से कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, उनको भी हमसे कुछ ग्रहण करने की जरूरत है। এই রূপে উভয় দেশেরই দাতব্য অনেক কিছু থাকিলেও মৌলিক দৃষ্টিভেদ না মানিয়া একে অপরের অনুসরণ করিতে গেলে হিতে विपरीत होइबार संभावना। इस तरह से दोनों देशों को, या तो फिर प्राच्य और पाश्चात्य को, दोनों को एक दूसरे के पास में से बहुत कुछ लेने के आवश्यकता होने के बाद में भी मौलिक दृष्टि भेद ना मानिया, अर्थात कि हमारा खुद का सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा खुद का सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सोच समझ के बिना यदि हमने आंख बंद करके ले लिया, तो क्या करते कहते हैं महाराज, हिते विपरीत होबार संभावना अनेक आछे। हित से विपरीत यानी कि अनिष्ट होने की संभावना
होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि हमको जैसे महाराज ने कहा कि हमको उनसे क्या ग्रहण करना है? हालाँकि महाराज ने नहीं कहा, मैंने कहा कि ये जो सोशल फ्रीडम ग्रहण करने की आवश्यकता है और उनको क्या ग्रहण करने की आवश्यकता है हमसे? तो वो महाराज ने ही कहा कि वो मातृशक्ति को पूजनीय जो उनका जो स्थान है वो देने की आवश्यकता वो उनको हमसे ग्रहण करना है। किंतु फिर भी इन दोनों सिविलाइजेशन का, दोनों कल्चर का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू न मान करके यहाँ का वो आंख बंद करके वहाँ पे ले लेंगे और वहाँ का यदि हम लोग आंख बंद करके यहाँ पे ले लेंगे तो अनिष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। उभय देशे नारी सम्मानिता হইলে ও প্রতীচ্যে যে সম্মান পূজার স্তরে উন্নীত হয় নাই উহা প্রধানত রমণীর সৌন্দর্য বা रमणी कुलोचित गुणराशि प्रशंसाएं पर्यवसित। दोनों देशों में नारी सम्मानिता होने के बावजूद भी प्रतीच्य में अर्थात कि पाश्चात्य में जो सम्मान उनको देते हैं वो पूजा के स्तर पे वो आया नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर प्रधानतः यानी कि मोस्टली रमणीर सौंदर्य बा रमणी कुलोचित गुणराशि प्रशंसाएं पर्यवसित। स्त्रियों का जो सौंदर्य है या तो सौंदर्य से निपजित सौंदर्य से उत्पन्न जो गुण है उसकी प्रशंसा में उन लोगों का रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पे क्या है, नारी जीवनेर एकटा प्रधान अंशो शेखाने इच्छापूर्वक पुरुषेर मनोहरणे नियोजित। नारी जीवन वहाँ पे क्या होता है, नारियों के जीवन का एक बहुत बड़ा अंश पुरुषों के चित्त के मनोहरण को या तो फिर चित्त को आकर्षित करने में ज़्यादा जाता है। आमादेर उद्देश्य मोक्ष संयम व्यतिरेके ताहा संभव नहीं। जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मोक्ष और बिना संयम के ये उद्देश्य पालित होना, ये उद्देश्य कंप्लीट होना संभव नहीं है। ताई এইখানে सतीत्वेर और मातृत्वेर ए तो आदर, और इसीलिए भारत में सतीत्व का और मातृत्व का इतना आदर है। आमादेर आदर्श सीता सावित्री दमयंती, हमारे आदर्श है सीता सावित्री और दमयंती। এই উভয় আদর্শের সংঘর্ষস্থলে ভাবি বিশ্ব সভ্যতা কোন পথ বাছিয়া লইবে। इस दोनों आदर्श के संघर्ष जब होता है तब भावी सभ्यता, फ्यूचर सिविलाइजेशन कौन सा रास्ता अपनाएगी, ये प्रश्नार्थ चिन्ह महाराज ने यहाँ पे रखा है। প্রশ্নটি এই যুগে যেখানে প্রবল ও সুস্পষ্ট আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে 100 বৎসর পূর্বে ঠিক সেইভাবে उत्थित হয় নাই। ये प्रश्न कि दोनों डिफरेंट कल्चर है स्त्रियों के बारे में, ये प्रश्न या तो फिर ये प्रॉब्लम या तो फिर ये इश्यू जितना स्पष्ट रूप से इस समय, ये महाराज ने लिखा है इस समय अर्थात कि ये किताब 1963 के आसपास में लिखी गई है। तो उस समय और अभी आज भी जितना सुस्पष्ट आकार से ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इतना सुस्पष्ट रूप से ये प्रश्न उस समय अर्थात कि माँ के आविर्भाव के समय इतना स्पष्ट रूप से, या तो फिर स्वामी जी जब अमेरिका में थे उस समय इतना स्पष्ट रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ था। तबु भारतेर भाग्य विधात्री बुझिते पारिया छिलेन जे এই যুগের বৈদেশিক ভাবের মহাপ্লাবন হইতে যদি ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা না করা হয় তবে এমন কোনো অটুট ভিত্তি থাকিবে না যাহার উপর প্রাচ্য ও प्रतीच्य सभ्यतार सौध पुनः स्थापित होते पारे। एक पैराग्राफ जितना लंबा है उस समय जबकि ये प्रश्न कि ये भारतीय परंपरा है स्त्रियों को पूजक उनको उनकी पूजा करने की, उनको एक मातृ रूप से सम्मान देने की, और पश्चिमी सभ्यता है कि स्त्रियों के सौंदर्य का आदर करने की, सौंदर्य को प्रशंसा करने की।
तो अभी ये दो आइडियल है। अभी ये आइडियल देखिए, यहाँ पे महाराज जी ने सिर्फ सौंदर्य के बारे में लिखा है, किंतु स्वामी जी को पढ़ कर के हमको पता है, स्वामी जी ने खुद कहा है कि यहाँ की स्त्रियां, ये जो सफ़ेद बर्फ गिरता है वहाँ पे तो स्नोफॉल होता था, हमने इंडिया में स्नोफॉल देखा नहीं है, हमने तो सिर्फ बारिश ही देखी है। तो स्वामी जी ने खुद ने लिखा है अपने पत्र में कि ये जो सफ़ेद बर्फ जितना गिरता है, बर्फ जितना सफ़ेद गिरता है, उतना ही सफ़ेद उज्जवल धवल चरित्र यहाँ की स्त्रियों का है। और उनका क्या फ्रीडम है, जितना भी कल्चरल एक्टिविटी है देखेंगे स्त्रियां ही सबसे आगे रहती है। पुरुष लोग तो सब जड़ बुद्धि के लोग हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, किस तरह से पैसा कमाना, किस तरह से बिजनेस चलाना, किस तरह से इंडस्ट्री चलाना। स्वामी जी के जितने भी क्लास होते थे उसमें मेजोरिटी पार्टिसिपेंट होते थे स्त्रियां होती थी। ऐसा होता था कि न्यूयॉर्क में या तो फिर कैलिफोर्निया में स्वामी जी को गरीब विस्तार में का घर भाड़े करके क्लास चलाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं था। अभी वहाँ के उस समय के रीति अनुसार जो कि बड़े घर की स्त्रियां हैं, वो इस तरह के गरीब विस्तार में नहीं जाएगी, गरीब शेरी है, गरीब लत्ता है, वहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो उनके लिए असम्मानजनक होगा। किंतु फिर भी स्वामी जी यदि इस तरह के मकान में भी रहते हैं जो कि एक गरीब विस्तार में आया हुआ है, ये अच्छे घर की स्त्रियां सब लज्जा, घृणा, भय, ये तीनों को त्याग करके स्वामी जी को सुनने के लिए वहाँ पे जाती थी। उन्होंने निवेदिता, ये मिसिस ओलीबुल या तो फिर मिसिस हैंसब्रो, जो अब कितने ही नाम ले लीजिए जिन्होंने स्वामी जी को अपना जीवन समर्पित किया है। ये कब संभव हुआ? जबकि एक सोशल फ्रीडम था उनको अपना पथ सिलेक्ट करने का। उनके हस्बैंड है या कि फिर उनके फादर है या तो उनके मेल रिलेटिव जितने भी हैं, पुरुष संबंधी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको ये अजाना एक आदमी कहाँ से चला आया है, वो भारत से, भारत तो जंगली लोगों का देश है, वो इसके साथ में क्यों आप इतना मिलती जुलती है, इसका चरित्र कैसा होगा किसको पता। स्वामी जी जब विदेश में कहीं पे जाते थे तो किसी के घर पे, तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थे ना, वो इस तरह से बातें फैलाते थे कि ये स्वामी जी जो आपके घर पे आ रहे हैं उसका चरित्र खराब है, वो आपकी स्त्रियों को साथ में कोई दुराचार करेंगे, इसको भगा दीजिए। किंतु स्वामी जी के जो होस्ट थे, जो उनके यजमान थे, उनको स्वामी जी पे इतना भरोसा है, उनके वहाँ की स्त्रियों को स्वामी जी पे इतना भरोसा है कि बिना द्विधा के अपने घर के दरवाजे स्वामी जी के लिए खोल देते थे। तो यहाँ पे महाराज जी ने भले कहा कि वहाँ पे सौंदर्य की पूजा होती है और यहाँ पे मातृत्व की पूजा होती है, किंतु स्वामी जी को पढ़ करके हमको पता है कि वहाँ पे स्त्रियों को एक सोशल फ्रीडम भी था। यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी माँ को कितना, माँ के प्रति कितना श्रद्धा भक्ति है। तो स्वामी जी के सामने दोनों आइडिया उनके सामने, उनको पता था कि भारत में सीता, दमयंती, सती, माँ शारदा, इनका क्या स्थान है और विदेश में स्त्रियों का क्या स्थान है। इसीलिए स्वामी जी जब निवेदिता को अमेरिका से, लंदन से भारत में ले आए, तब उन्होंने कहा कि तुम एक गर्ल्स स्कूल शुरू करो जहाँ पे भी दोनों तरह की शिक्षा दी जाएगी स्त्रियों को, लड़कियों को। वो विदेशी लड़कियों की तरह एक इंडिपेंडेंट भी होना भी सीखेगी और भारतीय लड़कियों की तरह सीता सावित्री के गुण भी उनके भीतर में जाएंगे। तो यहाँ पे जो महाराज ये पूरा पैराग्राफ जैसा सेंटेंस लिखते हैं, तब वो उस समय, अभी महाराज ऐसा लिखते हैं कि उस समय ये आइडिया इतना क्लियर नहीं था कि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय आइडिया स्त्रियों के बारे में और विदेशी आइडिया ये कितना डायमेट्रिकली अपोजिट है। और किंतु फिर भी ये आइडिया इतना स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं रखा गया कि दोनों अपोजिट आइडिया में से हमको क्या लेना है। तो महाराज जी लिखते हैं, ये पता नहीं है, इतना स्पष्ट नहीं है भारतीय जनमानस के सामने कि दोनों अपोजिट आइडियाज है, दोनों में कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। महाराज जी लिखते हैं, तबु इसके बावजूद भारतेर भाग्य विधात्री, भारत की भाग्य विधात्री यानी कि माँ जगदम्बा, माँ शारदा बुझीते पारिया छिलेन, समझ पाई थी कि इस युग के वैदेशिक भाव के महाप्लावन, ये महापूर, ये सुनामी जो है, उसमें से यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा न कर सके, तबे यदि भारतीय संस्कृति की रक्षा न हुई तो ऐसी कोई मजबूत फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं रहेगा कि जिसके ऊपर में पश्चिमी और पूर्वी दोनों सभ्यता के संगम का एक नया महल, एक नया सभ्यता निर्माण हो पाए। इसीलिए
उन्होंने भारत में जन्म ग्रहण करके इन गुण राशियों को फिर से पुनर्जीवित किया है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।